मैं डॉक्टर दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में चार उन महत्वपूर्ण पुस्तकों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जो पुस्तकें असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री के लिए न केवल उपयुक्त हैं अपितु आईएएस, आरएएस एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये चार जो पुस्तकें हैं इसके अंतर्गत लगभग हमारी 7 पुस्तकें आती हैं और ये सातों पुस्तकें मेरे पास हैं, इनका मैं अध्ययन करता हूं और बारी बारी से मैं आप इन पुस्तकों के विषय में, उनकी खूबियों और कमियों के विषय में और वो किस प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त हैं उसके संदर्भ में हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो जिन चार पुस्तकों का हम अध्ययन आज करने जा रहे हैं उसमें आप लगभग 2 पुस्तकों से तो सभी परिचित होंगे। मध्यकालीन भारत हरीशचंद्र वर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, मध्यकालीन भारत एक सर्वेक्षण इम्तियाज अहमद और अकबर की मृत्यु के समय का भारत और अकबर से औरंगजेब तक। ये 2 पुस्तकें डब्ल्यू.एच. मोरलैंड के द्वारा लिखी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस संदर्भ में जो सबसे पहले पुस्तक आपको मैं अध्ययन की दृष्टि से लेके जा रहा हूं वो है डब्ल्यू.एच. मोरलैंड की ये 2 पुस्तकें। भारत के विशेष रूप से मुगलों के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में जितनी भी बुकें लिखी गई हैं उसमें डब्ल्यू.एच. मोरलैंड की पुस्तक का आज भी कोई तोड़ नहीं है। लगभग 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह पुस्तक आज भी मुगल कालीन आर्थिक इतिहास के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ बुक बनी हुई है। इस बुक की रचना उन्होंने 1920 में की थी और इस बुक की रचना 1923 में की थी। ये पुस्तक मुगल काल का जो आर्थिक ढांचा है, जैसे कि उनकी कृषि व्यवस्था, मुगल काल में होने वाले व्यापार एवं वाणिज्य, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, मुगल कालीन शहरी जनसंख्या का आंकड़ा, मुगल कालीन ग्रामीण जनसंख्या का आंकड़ा, मुगल काल में कृषकों की स्थिति, व्यापार वाणिज्य की स्थिति, मुगल कालीन बंदरगाह आदि, ये दोनों पुस्तक जो हैं इन सारे आर्थिक पहलुओं को बहुत ही विस्तृत रंग से डील करती हैं। यदि आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूं कि डब्ल्यू.एच. मोरलैंड जो थे ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस अधिकारी थे और इनका जो काडर था वो यूपी था और 1914 में ये अपनी सेवा को छोड़ देते हैं और उसके बाद ये मुगल कालीन आर्थिक इतिहास पर एक से एक शानदार बुकों की रचना करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डब्ल्यू.एच. मोरलैंड जो थे एक साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के भी अग्रदूत थे। यदि उन कमियों को दूर हटा दिया जाए तो उसके बाद इन पुस्तकों का आज भी कोई तोड़ नहीं है और इसके बाद जितनी भी पुस्तकें मुगल कालीन साम्राज्यिक ढांचे के आर्थिक स्वरूप को लेकर लिखी गई उनमें कहीं ना कहीं दोनों बुकों का बहुत ही गहरा उपयोग किया गया है। तो यदि हम मुगल काल के आर्थिक ढांचे को बहुत बेहतर ढंग से जानना चाहते हैं, यदि हम उसके संदर्भ में डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ना आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी पुस्तक की, इम्तियाज अहमद की। ये पुस्तक जो है वो स्पेशली यूपी और बिहार में बहुत चला करती थी एक दौर में और मैंने भी ये बुक पढ़ी थी जब मैं दिल्ली में था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। लेकिन ये पुस्तक राजनीतिक घटना चक्र को समझने तक ही उचित है। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है, आप 2 साल बाद परीक्षा देना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में आप बुक को पढ़ सकते हैं और लेकिन इस बुक के अंदर जो है वो डेप्थ नॉलेज का अभाव है, विश्लेषण की बहुत कमी है। तथ्यात्मक दृष्टि से बुक जो है थोड़ी बेटर है और बुकों से। तो यदि आपके पास थोड़ा सा ज्यादा समय हो सकता है तो आप इम्तियाज अहमद की मध्यकालीन भारत 8वीं से 18वीं शताब्दी एक सर्वेक्षण, इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। ये पुस्तक भी एक उपयुक्त बुक है। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत हरीशचंद्र वर्मा। देखिए, ये बुक जो है ना मेरे पास जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और आरएएस दे रहा था तो ये बुक हमेशा मेरे पास रही है और आज भी इस बुक का जो है कोई तोड़ नहीं है। 1983 में इसका प्रथम संस्करण आया था और उसके बाद से आज तक ये पुस्तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रेष्ठ बुक बनी हुई है। यदि आप मुझसे पूछे कि मध्यकालीन भारत की श्रेष्ठ बुक कौन है तो मैं नो डाउट हरीशचंद्र वर्मा का नाम लूंगा। हरीशचंद्र वर्मा इस बुक के राइटर नहीं, वो एक संपादक है। और यदि आप इस बुक को मैं सर्वश्रेष्ठ बुक कह रहा हूं, इस बुक को मैं आईएएस के लिए
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक मान रहा हूं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि इस बुक का जो कलेवर है वो बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट ये दोनों बुकें मिलाकर खंड एक और खंड ब मिलाकर लगभग 1600 पेज की बुक बनती है। और मुगल काल का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का, सांस्कृतिक जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो इस पुस्तक से छूट गया हो। यदि हम मुगल काल के सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो जिस तरह की चित्रकला का, स्थापत्य कला का वर्णन जितने विस्तृत ढंग से इस पुस्तक में किया गया, कोई भी बुक उसकी टक्कर नहीं ले सकती है। इसी प्रकार जो मुगल शासकों की धार्मिक नीतियां हैं उनका बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करती है। मुगल काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो वर्णन है उसमें इस बुक का कोई तोड़ नहीं है। और यदि हम मुगल साम्राज्य के पतन की अवधारणा में जितने भी सिद्धांत पढ़ सकते हैं, चाहे खंडित राज्य की अवधारणा है, चाहे विथफोगल का सिद्धांत है, चाहे अन्य दूसरे सिद्धांत हैं, वहां भी ये पुस्तक बहुत ही अनमैच्ड है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अर्थात ना केवल संकल्पना के स्तर पर बल्कि तथ्य के स्तर पर भी कोई भी पुस्तक मध्यकाल में हरिश्चंद्र वर्मा को मुकाबला नहीं दे सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और मैंने जितने भी आईएएस की तैयारी करने वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जिस दौर में मैंने देखा, उनके पास हमेशा हरिश्चंद्र वर्मा की बुक जो है अनिवार्य रूप से उपस्थित रही है। अर्थात बहुत ही शानदार बुक है ये। अब हम आते हैं अपनी अंतिम बुक की तरफ, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र। देखिए, मतलब मैं क्या बात करूं इस बुक की, ये भी बुक मेरे पास है और इसकी लगभग मतलब परखच्चे से उड़ गए क्योंकि ऑलमोस्ट 24-25 साल से बुक मेरे पास है। और इस बुक का जो मतलब आकार है वो पिछली बुक की तुलना में कम है। दोनों बुक मिलाकर ऑलमोस्ट 900 पेज की है। लेकिन किसी भी तरह से सतीश चंद्र की बुक का महत्व हरीश चंद्र की बुक से महत्व से कम नहीं है। उसकी खास वजह है कि सतीश चंद्र जो है वो मिडियावल हिस्ट्री के एक पायोनियर माने जाते हैं इरफान हबीब के साथ साथ। और इनकी एक पुस्तक थी पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट, वो अपने आप में एक कल्ट बुक रही है। और बाद में जो एनसीईआरटी की मध्यकालीन भारत आई वो भी इनके द्वारा लिखी गई। लेकिन इनकी जो बुक है वो ऐसा नहीं है कि हरिश्चंद्र वर्मा की बुक की कॉपी है, बल्कि उससे बुक पहले आई थी। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि जहां आईएएस में सीधे पुस्तक से न केवल उस दौर में बल्कि आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पुर्तगाली जो भारत में आए उसके क्या प्रभाव हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसके भारत में क्या प्रभाव हुए, मुगलों की उत्तर पश्चिम नीति क्या थी, उसके क्या आयाम थे, वैसा वर्णन हरिश्चंद्र वर्मा की बुक में भी नील ही नहीं मिलता है। और इसी प्रकार अकबर की धार्मिक नीति का विश्लेषण, यह पुस्तक न केवल तथ्य के स्तर पर बहुत मजबूत है बल्कि विश्लेषण के स्तर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भाषा बहुत सरल है, लेकिन वो जिस ढंग से मध्यकालीन भारत के गूढ़ विषयों को सरल शब्दों में संपादित करती है, ये पुस्तक किसी भी रूप से हरिश्चंद्र वर्मा की बुक से कमतर नहीं पड़ती है। विशेष रूप से आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक हरिश्चंद्र वर्मा की बुक की टक्कर की बुक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त बुक है, क्योंकि इसका एक तो इसका आकार छोटा है। हरिश्चंद्र वर्मा की बुक को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो 1600 पेज की बुक है, बहुत लेंथी बुक है। उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उससे कहीं भी ये बुक कमजोर नहीं पड़ती है। इसका जो विश्लेषण है, इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं, वो हमें कहीं भी अपनी परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में कमजोर नहीं पड़ने देते। तो ये चार जो बुक हैं, आप इन चारों बुकों का आप अध्ययन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, आईसीएस या पीसीएस की तैयारी के दौरान। लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है, आपके पास समय की कमी है, तो आप लास्ट की जो दो बुक हैं, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र और मध्यकालीन भारत हरिश्चंद्र वर्मा, इन बुकों का आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि सर हमारे पास बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, बहुत कम समय है, तो फिर आप नो डाउट सतीश चंद्र की बुक ले सकते हैं, जो मैं मानता हूं एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। तो मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा
और यदि इसके संदर्भ में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं हर संभव तरीके से आपके मैसेज का जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।